नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सलाहकार समूह का गठन किया। राजस्व आसूचना निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2021-22 जारी की गई। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत फ्रांस साझेदारी से बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। ऑक्सफेम इंडिया ने इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। आईआईटी मद्रास ने समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करने के लिए ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर का विकास किया। वित्तीय वर्ष 2022 में डिस्कॉम्स की सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां कम होकर 17% रह गई हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक मुख्य फसलों से संबंधित है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सलाहकार समूह का गठन किया है। ये सलाहकार समूह बांस मूल्य श्रृंखला से जुड़े सभी वर्गों के बीच तालमेल स्थापित करेगा। ये बांस क्षेत्र के वर्तमान विकासात्मक ढांचे में सुधार करने में सहायता करेगा। बांस सबसे तेजी से बढ़ने वाली काष्ठीय बारहमासी घास की प्रजाति है। ये पोएसी कुल से संबंधित घास की प्रजाति है। ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और मृदु समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। बांस की विविधता के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। बांस की खेती के लाभ ये हैं कि ये भूमि की सतह से जल के वाष्पीकरण को कम करती है। मृदा क्षरण को रोकने की इसमें अनोखी क्षमता है। ये इथेनॉल और जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए विश्वसनीय स्रोत है। पर्यावरणीय रूप से अनुकूल बांस के दाने प्लास्टिक की जगह ले सकते हैं। बांस के और भी कई उपयोग हैं, जैसे कि भवन या निर्माण सामग्री, कृषि उपकरण, फर्नीचर, संगीत वाद्य यंत्र, हस्तशिल्प निर्माण में। इसके अलावा बांस आधारित बड़े उद्योगों में, जैसे कि कागज और लुगदी आदि क्षेत्र में। इसके अलावा पैकेजिंग में बांस का उपयोग किया जाता है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के कई उपाय किए गए हैं। कई राज्यों में बांस क्लस्टर शुरू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य बांस के वृक्षारोपण एवं नर्सरी को बढ़ावा देना और बांस से संबंधित उत्पादों के विकास को गति प्रदान करना है। बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान में सूखे भूक्षेत्र पर बांस मरु उद्यान यानी बोल्ट बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना शुरू की है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। इससे गैर वन क्षेत्रों में बांस की कटाई और परिवहन के लिए अब किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियों से संबंधित है। राजस्व आसूचना निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई के 65वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2021-22 जारी की गई। ये रिपोर्ट सोने की तस्करी, नशीले पदार्थों जैसे कि नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक यानी मन प्रभावी पदार्थों, वन्य जीवों, वाणिज्यिक धोखाधड़ी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन संचालन और सहयोग जैसे रुझानों का विश्लेषण करती है। रिपोर्ट में महामारी के दौरान तस्करी के उभरते रुझानों पर भी प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में ये भी कहा गया है कि अन्य निषिद्ध वस्तुओं के अलावा हेरोइन, सोना और कोकीन रिकॉर्ड मात्रा में जब्त किए गए हैं। महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में पैदा हुए अवरोध के कारण म्यांमार सोने की तस्करी के लिए मुख्य पारगमन गलियारा बन गया है। पहले मध्य पूर्व के माध्यम से सबसे ज्यादा तस्करी होती थी। पहले नशीले पदार्थों की तस्करी पैसेंजर रूट से होती थी, लेकिन अफगानिस्तान में राजनीतिक परिवर्तन और महामारी की वजह से अब ये कार्गो रूट से होने लगी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बांग्लादेश के साथ लगती सीमा पर नकली भारतीय मुद्रा नोट जब्ती में वृद्धि हुई है। भारत में FICN को पहुंचाने के लिए म्यांमार का उपयोग एक स्टेजिंग पॉइंट के रूप में किया जा रहा है। तस्करी करने वाले सिंडिकेट्स तस्करी के सामान को छुपाने और इसे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं और इसके कारण तस्करी को रोकने में आने वाली चुनौतियों में वृद्धि हुई है। पारंपरिक हवाला निपटान प्रणाली में बाधा होने के कारण क्रिप्टो करेंसी और डार्क नेट का दुरुपयोग, विदेशी मुद्रा की भौतिक तस्करी अन्य चुनौतियों के रूप में उभरे हैं। भारत से पण्य निर्यात योजना या भारत से सेवा निर्यात योजना, अग्रिम प्राधिकरण योजना आदि योजनाओं के दुरुपयोग के कारण
विदेश व्यापार नीति और मुक्त व्यापार समझौतों का उल्लंघन किया जा रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं राजस्व आसूचना निदेशालय के बारे में। DRI भारत की शीर्ष तस्करी रोधी एवं जांच एजेंसी है। ये भारत सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत कार्य करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा में सीमा शुल्क की भूमिका सुनिश्चित करना DRI का सबसे प्रमुख कार्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा में सीमा शुल्क की भूमिका की बात करें तो ये रणनीतिक व्यापार नियंत्रण और प्रवर्तन पर ध्यान देती है। इसके अलावा हथियार और गोला बारूद की तस्करी को रोकना इसका कार्य है। नशीले पदार्थों और सोने की तस्करी को रोकना इसका काम है। व्यापार आधारित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी गतिविधियों को रोकने में इसकी भूमिका रहती है। अगला टॉपिक पेपर 3 से संबंधित है। ये पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा टॉपिक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत साझेदारी से बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप यानी I3P के तहत काजीरंगा में कई पहलें शुरू की गई हैं। इनमें मुख्य पहलें हैं कृत्रिम उच्चभूमि का निर्माण, जहां बाढ़ के समय जानवर अपनी जान बचा सकते हैं। दूसरी पहल है अवैध शिकार रोधी शिविरों की स्थापना और तीसरा है वैकल्पिक आजीविका संबंधी प्रशिक्षण आदि। काजीरंगा परियोजना वन और जैव विविधता संरक्षण पर व्यापक असम परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना को फ्रांस की एजेंस फ्रैंकोइस डी डेवलपमेंट वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ विश्व में एक सींग वाले गेंडों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। I3P का लक्ष्य संरक्षित क्षेत्रों और प्राकृतिक उद्यानों के विकास के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक संधारणीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र समुद्री और स्थलीय जैव विविधता के दुनिया के सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स में से एक है। हालांकि ये गैर कानूनी कटाई और अवैध शिकार, मानव वन्यजीव संघर्ष, समुद्री एवं स्थलीय संसाधनों के अत्यधिक दोहन आदि के गंभीर और बढ़ते खतरों का सामना कर रहा है। I3P का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के संधारणीय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षमता निर्माण करना है। सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और नवोन्मेषी अनुभवों को रेखांकित करने के लिए प्राकृतिक उद्यान से जुड़े सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रबंधकों को एक साथ लाना है। I3P के 3 प्रमुख घटक हैं और इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण स्थलीय जैव विविधता पर केंद्रित है और दूसरे चरण में समुद्री जैव विविधता को शामिल किया जाएगा। और आइए बात करते हैं I3P के 3 घटकों के बारे में। इन 3 प्रमुख घटकों में सबसे पहले बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण की। उदाहरण के तौर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करने और उनकी सूची तैयार करने के लिए साधनों एवं तकनीकों को साझा करना, साथ ही प्रजातियों के संरक्षण और बहाली के लिए रणनीतियां बनाना इसमें शामिल है। दूसरे प्रमुख घटक के तहत संधारणीय पर्यटन विकास और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाना शामिल है। उदाहरण के तौर पर संधारणीय पर्यटन यात्रा कार्यक्रमों के लिए स्थानीय डिजाइन का उपयोग, संधारणीय पर्यटन विकास रणनीति का निर्माण करना शामिल है। तीसरा है मजबूत गवर्नेंस। इसके तहत स्थानीय विनिमय या चार्टर को परिभाषित करना तथा प्राकृतिक आपदाओं, आग लगने की घटनाओं आदि की क्षेत्रीय निगरानी के लिए एक एकीकृत प्रबंधन मंच का क्रियान्वयन करना है। अगली खबर असमानता से जुड़ी हुई है। ऑक्सफैम इंडिया ने इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसमें देश में व्याप्त असमानता के संकट को रेखांकित किया गया है। वर्ष 2022 की ये रिपोर्ट भारत में डिजिटल डिवाइड के विस्तार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन जैसी आवश्यक सेवाओं पर इसके प्रभाव को रेखांकित करती है। ऑक्सफैम इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है। ये भारत में बाल शिक्षा को बढ़ावा देने, महिलाओं का सशक्तिकरण करने और असमानता के खिलाफ उपायों में सहायता देने का काम कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि वर्ष 2021 में 61% पुरुषों के पास मोबाइल थे, जबकि महिलाओं में यह अनुपात केवल 31% है। 67% शहरी आबादी इंटरनेट का उपयोग कर रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये केवल 31% है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर डिवाइस का उपयोग कम हुआ। सबसे गरीब 40% आबादी की तुलना में सबसे अमीर 60% आबादी द्वारा डिजिटल भुगतान करने की संभावना 4 गुना ज्यादा रहती है। महाराष्ट्र में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि बिहार में ये सबसे कम है। इस रिपोर्ट में डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए कुछ सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि सामुदायिक नेटवर्क और सार्वजनिक वाईफाई या फिर इंटरनेट एक्सेस पॉइंट जैसे उपायों के माध्यम से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता में सुधार किया जाना चाहिए।
सरकार को डिजिटल उपकरणों को वहनीय बनाना चाहिए। इसके लिए डिजिटल अवसंरचना में निवेश, मजबूत विनियामक ढांचे का निर्माण और कंप्यूटर तथा फोन पर कर को घटाने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। और विशेष रूप से ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता शिविरों का आयोजन करना चाहिए। इसके अलावा पंचायतों और स्कूलों का डिजिटलीकरण भी करना चाहिए। कुछ प्रमुख सिफारिशों में ये भी कहा गया है कि एडटेक और हेल्थ टेक से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करनी चाहिए। डिजिटल डिवाइड का मतलब है सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों तक पहुंच और विविध प्रकार की गतिविधियों के लिए इंटरनेट के उपयोग के अवसरों के मामले में अलग अलग सामाजिक आर्थिक स्तरों पर व्यक्तियों, परिवारों, व्यवसायों और भौगोलिक क्षेत्र के बीच विद्यमान अंतर। इसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की जाने वाली भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट से अलग है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। आईआईटी मद्रास ने समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करने के लिए ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर का विकास किया। इस ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर को सिंधुजा 1 नाम दिया गया है। इस कन्वर्टर में तैरती हुई बोए और एक स्पर और इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल शामिल है। बोए लहरों के साथ ऊपर नीचे होती है। इसके केंद्र में एक छिद्र बना हुआ होता है और उसमें एक फिक्स्ड स्पर को लगाया जाता है। जब ये बोए ऊपर नीचे होती है तो उसकी इस गति से ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा का बिजली उत्पादन में उपयोग किया जाता है। इससे भारत को अपनी द्वीपों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। साथ ही वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने के जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। समुद्री जल में ज्वारीय, तरंग और महासागरीय तापीय ऊर्जा का भंडार है। इससे भारत में 40 गीगावाट तरंग ऊर्जा का उत्पादन संभव है। ज्वारीय ऊर्जा पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होती है। तरंगीय ऊर्जा समुद्र की सतह पर बहने वाली पवन के कारण पैदा होती है। महासागरीय तापीय ऊर्जा समुद्र की सतह के जल और गहरे समुद्र के जल के बीच तापमान के अंतर की वजह से होती है। समुद्री ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है। ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसके अलावा इससे उपलब्ध ऊर्जा का घनत्व ज्यादा होता है। कुछ अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में इससे ऊर्जा उत्पादन का अनुमान लगाया जा सकता है और साथ ही ऊर्जा उत्पादन में उतार चढ़ाव की भी कम संभावना रहती है। हालांकि इसके समक्ष कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि शुरुआत में इसकी लागत काफी ज्यादा होती है। इससे समुद्री जीवन और नौवहन के समक्ष खतरा पैदा हो सकता है। ये स्थान विशेष तक सीमित है और प्राकृतिक आपदाओं से ऊर्जा उपकरणों को क्षति पहुंचने का खतरा है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक महत्वपूर्ण अवसंरचना में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2022 में डिस्कॉम्स की सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां कम होकर 17% रह गई हैं। सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि में ऊर्जा का नुकसान और वाणिज्यिक क्षति को शामिल किया जाता है। सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि में कमी होने के कई प्रभाव होते हैं। दरअसल इससे उपयोगिताओं की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है और इससे वे आवश्यकता के अनुसार बिजली खरीद सकते हैं, जिसका लाभ अंततः उपभोक्ताओं को मिलता है। साथ ही आपूर्ति की औसत लागत और औसत वसूली योग्य राजस्व के बीच अंतर कम हो जाता है। हाल ही में विद्युत विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले नियम 2022 का कार्यान्वयन किया गया है। विद्युत मंत्रालय के मुताबिक डिस्कॉम्स का कुल बकाया 1,37,949 करोड़ रुपए था, लेकिन इन नियमों के लागू होने के बाद से ये 1,13,269 करोड़ रुपए रह गया है। इसका मतलब है कि पिछले 6 महीने में इस बकाया में 24,680 करोड़ रुपए की कमी हुई है। ये नियम उत्पादक कंपनियों, अंतर्राज्यीय पारेषण लाइसेंस धारियों और विद्युत व्यापार लाइसेंस धारियों के बकाया भुगतान की समस्या के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं। विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में डिस्कॉम सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ये जो विद्युत राजस्व संग्रह करते हैं वो बिजली उत्पादन से लेकर ईंधन आपूर्ति तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का वित्तीय आधार है। डिस्कॉम्स यानी कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा सामना की जाने वाली कई चुनौतियां हैं, जैसे कि राजस्व प्राप्ति अपर्याप्त और अनियमित बनी रहती है। साथ ही कोविड-19 संकट ने इसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। डिस्कॉम्स को उच्च परिचालन घाटे का सामना करना पड़ रहा है और उत्पादकों का डिस्कॉम्स पर अधिक भुगतान बकाया और डिस्कॉम्स पर ज्यादा ऋण अन्य चुनौतियां हैं और इसीलिए डिस्कॉम्स के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि पुनरुत्थान वितरण क्षेत्रक योजना यानी रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। इसका लक्ष्य AT&C हानि को अखिल भारतीय स्तर पर कम करके
12 से 15% तक लाना है। साथ ही 15वें वित्त आयोग ने डिस्कॉम्स के घाटे को कम करने के लिए कदम उठाने वाले राज्यों को उधार लेने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान किया है। इसके अलावा सभी डिस्कॉम्स के लिए ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा लेखा परीक्षा करना जरूरी किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में डिस्कॉम्स का निजीकरण किया जा रहा है और साथ ही कुछ राज्यों में बिजली वितरण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को अपनाने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प के लिए उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना शुरू की गई है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन पद्मा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने समाचार और करंट अफेयर्स के प्रकाशकों के लिए पद्मा को एक स्व-विनियामक निकाय के रूप में मंजूरी प्रदान की है। ये इन प्रकाशकों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित डिजिटल मीडिया की खबरों के कंटेंट से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगा। इसे सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत मंजूरी दी गई है। अगला टॉपिक न्यायपालिका से जुड़ा है। उच्चतम न्यायालय हैकाथॉन का आयोजन करेगा। उच्चतम न्यायालय अपने प्रथम हैकाथॉन का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य न्यायिक मामलों के दायर होने से लेकर सूचीबद्ध होने तक की मौजूदा प्रक्रिया में दक्षता लाना है। ये दक्षता लाने के लिए हैकाथॉन में अभिनव विचारों की पहचान की जाएगी और व्यवहारिक उपायों का पता लगाया जाएगा। इसका लक्ष्य एक नई पद्धति को शामिल करके न्यायिक तंत्र को बेहतर बनाना है। ये परंपरा से हटकर खुली और नई सोच को शामिल करके संभव होगा। दरअसल महत्वहीन व्यावसायिक मामले अदालतों का बहुत समय बर्बाद करते हैं और ऐसे मामलों को रोकने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उन पर पूर्व सुनवाई लागत आरोपित करने के संबंध में एक मौखिक टिप्पणी भी की है। अगला टॉपिक है शेरपा बैठक। भारत ने अपनी अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक में ग्लोबल साउथ के महत्व को रेखांकित किया। शेरपा बैठक में अलग अलग कार्यकारी समूह तकनीकी और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इन समूहों में प्रत्येक सदस्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी शामिल होते हैं। ये बैठकें विकासोन्मुख मुद्दों के समाधान पर केंद्रित होती हैं। शेरपा G8, G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर बैठकों में शामिल सदस्य देश के नेता का एक निजी प्रतिनिधि होता है। शेरपा शब्द नेपाली शेरपा लोगों से प्रेरित है। ये पर्वतारोहियों के लिए गाइड के रूप में काम करते हैं। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक सूची जारी की है जिनके अंशदान को FCRA के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। FCRA व्यक्तियों, संघों और कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करता है। हाल ही में इस अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं। इसके तहत पंजीकरण के लिए आधार संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी प्रकार के विदेशी अंशदान केवल भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा नई दिल्ली में खोले गए बैंक खाते में प्राप्त किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों को किसी भी विदेशी अंशदान को स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसमें शामिल हैं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, किसी समाचार पत्र के संपादक या फिर प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी या फिर किसी भी विधायिका के सदस्य और राजनीतिक दल। अगला टॉपिक है फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने विदेशी विनियामकों के साथ FBIL विवाद में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में वित्तीय बुनियादी ढांचे के महत्व को रेखांकित किया है। फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का गठन वर्ष 2014 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था। ये फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारतीय बैंक संघ के संयुक्त स्वामित्व वाली एक कंपनी है। ये भारत में मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा से संबंधित बेंचमार्क विकसित और शासित करती है। उदाहरण के लिए मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट मिबोर, मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट यानी मिफोर आदि। इन बेंचमार्क्स का इस्तेमाल वित्तीय अनुबंधों के मूल्य निर्धारण, निपटान और मूल्यांकन के उद्देश्य से किया जाता है। ये वित्तीय बाजारों की मुख्य अखंडता के प्रमुख चालक हैं। ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23। ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी की है। रिपोर्ट में इस बात का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है
कि कोविड-19 महामारी के बाद जीवन यापन के संकट ने देशों और क्षेत्रों में वेतन या मजदूरी और क्रय शक्ति को कैसे प्रभावित किया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बढ़ती मुद्रास्फीति से कई देशों में वास्तविक मजदूरी या वेतन वृद्धि नकारात्मक रही है और इसकी वजह से क्रय शक्ति कम हुई है। कोविड-19 संकट के कारण वेतनभोगी कर्मचारियों को औसतन 6 सप्ताह के वेतन का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा कम वेतन प्राप्त करने वाले तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले समूहों और मजदूरी पर काम करने वाली महिलाओं को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा है। अगला टॉपिक है कृषि निवेश पोर्टल। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल का उद्घाटन किया है। ये कृषि निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल होगा। इस पोर्टल की मदद से कृषि निवेशक कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े अलग अलग विभागों द्वारा कार्यान्वित कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। इस पोर्टल के उद्देश्य हैं निवेश को बढ़ावा देना, निवेशकों के लिए आरंभिक समर्थन प्रक्रिया को आसान बनाना, कृषि में सभी उपक्षेत्रकों की क्षमता का दोहन करना, साथ ही निवेश प्रोत्साहन के लिए प्रमुख क्षेत्रकों में कृषि मशीनरी, बीज, उर्वरक, कृषि रसायन, परिशुद्ध कृषि, लॉजिस्टिक्स, भंडारण और शीत श्रृंखला आदि शामिल है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली पर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार निवेश योजनाओं की पहचान करने और अनुमोदन के लिए आवेदन करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस पोर्टल ने 99% से ज्यादा दक्षता का प्रदर्शन किया है। इसके अंतर्गत 27 केंद्रीय विभागों और 19 राज्यों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के कई लाभ हुए हैं। इससे अलग अलग मंत्रालयों को सूचना प्रस्तुत करते समय दोहराव कम हुआ है, अनुपालन बोझ में कमी आई है, क्षेत्रक विशिष्ट सुधारों और योजनाओं को बढ़ावा मिला है, परियोजनाओं की उनके निर्माण से लेकर कार्यान्वयन तक की अवधि में कमी हुई है। भारत स्टेज मानदंड। दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 9 दिसंबर तक BS3 पेट्रोल वाहनों और BS6 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। BS मानदंड मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन उपकरणों से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। ये मानदंड यूरोपीय उत्सर्जन मानकों पर आधारित हैं। इन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय सीमा और मानक निर्धारित करता है। इन मानकों का वाहन निर्माताओं द्वारा पालन किया जाना जरूरी है। पहली बार BS मानदंड वर्ष 2000 में प्रस्तुत किए गए थे। 1 अप्रैल 2020 से BS6 मानदंड अनिवार्य कर दिए गए हैं। अगला टॉपिक है शी स्टेम। स्वीडन भारत नोबेल स्मृति सप्ताह के हिस्से के रूप में शी स्टेम 2022 को लगातार तीसरे वर्ष सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। शी स्टेम कार्यक्रम का आयोजन हर साल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और संधारणीयता के क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं की सराहना करने के लिए किया जाता है। इस कार्यक्रम को भारत में स्वीडन के दूतावास द्वारा अटल नवाचार मिशन, जो कि नीति आयोग की एक पहल है, और जर्मन सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च की साझेदारी में आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।